मेरा नाम अजीत है। मैं फ़ौज में मैनेजर था। मेरे पापा ने मेरी माँ को मार मार कर उनके कंधों की हड्डी तक तोड़ दी थी। सही से इलाज ना करवाने की वजह से हड्डी में खून सप्लाई करने वाली नलियों को नुकसान पहुंच गया था और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरे माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी माँ को फालिस का अटैक आया और उनका दूसरा बाजू भी बेजान हो गया, तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर माँ की सेवा करने का फैसला कर लिया। मेरी पत्नी की लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल ना बदला और मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरा संबंध एक गांव से था। मेरी माँ की उम्र 13 साल थी जब मेरी नानी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी की मृत्यु के बाद मेरे नाना ने ही मेरी माँ की परवरिश की थी, मगर फिर उन्होंने सोचा कि वह या तो अपनी बेटी को कमाकर खिला सकते हैं या फिर उनकी देखभाल के लिए घर बैठ सकते हैं। इसीलिए जब मेरी माँ 18 वर्ष की हुई तो मेरी माँ की शादी मेरे नाना ने अपने दोस्त के बेटे से ये सोचते हुए कर दी कि देखा भाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरे दोस्त का बेटा भी है, इसीलिए मेरी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन ये बात मेरे नाना की गलत साबित हुई। मेरे नाना ने अपनी बेटी की शादी के बाद 2 साल तक जिंदा रहने उन 2 सालों में मेरी माँ 3 बार रूठकर अपने बाबा की चौखट पर आ गई थी। हर बार मेरे नाना ने अपने दोस्त यानी मेरे दादा को मिन्नतें करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। उसके 2 साल बाद मेरे नाना की मृत्यु हो गई तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। तो मेरे दादा ने घर वालों को खुली छूट मिल गई। अब मेरे पापा के साथ साथ मेरे दादा और दोनों बुआ भी मेरी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक बार मेरे पापा को कहीं जाना था और मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वह पापा के कपड़े इस्त्री ना कर पाईं, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधों की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी टूटने के बाद वह जालिम लोग माँ को किसी डॉक्टर के पास तक ना ले गए, बल्कि उल्टा जब मेरी माँ दर्द से कराती थी तो माँ को और मारा और कहते कि बहाना कर देते थे। यहाँ तक कि उसी हालत में रहने की वजह से टूटी हड्डी में उंगलियां और बाजू में खून सप्लाई करने वाली नली तक भी कट गई। जब खून सप्लाई करने वाली नलियां कट गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक के बाजू बेजान होकर सूख गया और लटक कर रह गया। जब मेरे दादा के घर वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो चुकी हैं, तो उन्होंने मेरी माँ को चरित्रहीन होने पर इल्जाम लगाकर उन्हें तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया तो उस समय मैं अपनी माँ के पेट में 7 महीने का हो चुका था। 2 महीने तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पर रखा और 2 महीने बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दादा के घर वालों को खतरा हो गया कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हड़प लूं। इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर से बल्कि गांव से ही निकलवा दिया। गांव से निकलवा जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए मेरी माँ कपड़े की एक गांठ में लपेटकर कभी दांतों से पकड़कर तो कभी कंधे पर लटकाकर अपने गांव तक पहुंची और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक दुकान के नीचे गुजारी। सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रख कर जागती रही ताकि कोई कुत्ता मुझे चबा न डाले। समय गुजरता रहा। पहले पहले तो मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियो के आसपास पड़ा कूड़ा फ्रूट उठाकर अपना अपना पेट भरती थी। उन्हें सिर्फ अपने पेट की नहीं फिक्र थी बल्कि मेरी भी चिंता रहती थी। वे गंदी फ्रूट खाकर जब दूध बन जाता तो मुझे पिलाती और मेरा पेट भरती। जब मेरी माँ को बाजार में रहते हुए कई साल गुजर गए तो वहाँ के सब दुकानदार मेरी माँ पर भरोसा करने लगे। यूँ उन्हें दुकानों में सफाई करने का काम मिल गया। तो माँ दुकानों में जब काम करती तो मुझे उठाकर अपने पीछे झोली में डालकर पीछे लटकाने के बाद एक हाथ से सफाई करती थी। एक हाथ से सफाई करना माँ के लिए बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मेरी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठे करके बुर्श पालिश और हथौड़ी कील धागा और सुई खरीदने के लिए बाद
जूते सिलाई करने का काम शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे गोद में लेटाकर एक हाथ से और पैर की मदद से जूते सिलाई करती थी। कुछ अच्छे लोग तरस खाकर मेरी माँ को उनके काम से ज़्यादा पैसे देते थे, जब कि कुछ बदतमीज लड़के जानबूझकर पास वाली नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने को देते थे। और फिर जब मेरी माँ उस जूते को कपड़े की मदद से साफ करती थी, तो फिर वह मेरी माँ की बेबसी पर हंसते थे। खैर, समय गुजरता रहा, मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुँचता तो मेरी माँ ने कुछ अच्छे लोगों की मदद से एक कागज़ पर दस्तखत करके वह कागज़ मेरे पापा के पास भिजवा दिया। उस कागज़ पर लिखा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कभी भी अपने पापा की जायदाद में हिस्सा नहीं मांगेगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। मेरी टीचर को जब मेरे हालात का पता चला तो वह मुझे और मेरी माँ को बाज़ार से उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने हमें एक अलग कमरा दे दिया और फिर उन्होंने हमारा सारा खर्चा अपने सर ले लिया। बदले में मेरी माँ ने मेरे टीचर के मना करने के बावजूद भी उनके घर का कामकाज की जिम्मेदारी उठा ली। मैं हर समय पढ़ता रहता था और फिर मेरे टीचर ने मेरे लिए आर्मी के बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया और मेरी गिनती टॉप 10 कैंडिडेट्स में हो गई। मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और मेरी शादी टीचर ने अपनी बेटी से करवा दी। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर था तो हार्ट अटैक से मेरे टीचर यानी मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। तो मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सका और मिशन पूरा करने के बाद मैं पूरा हफ्ता पूरा दिन बैठकर उनके अंतिम संस्कार पर जाने की वजह से पछताता रहा। जब दिल में गम हल्का हो गया तो मैंने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं अपने पूरे रेंज में अकेला ऑफिसर था जो जासूस बनकर दुश्मन का पता लगाता और फिर अपनी टीम तैयार कर दुश्मन को हरा देता था। एक बार मैं एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को फालिज का अटैक आ गया। मैंने अपने सीनियर्स, बैचमेट्स, यहाँ तक कि अपने टीम को रोकने के बावजूद भी इस्तीफा दे दिया और अपनी माँ की सेवा में बिजी हो गया। मुझे याद है मेरे दोस्त मयंक ने मुझे कहा था कि इस फैसले के बाद तुम बहुत पछताओगे। मेरी पत्नी ने मुझे कसम भी दी थी कि मैं मेरी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मगर तुम अपनी जॉब मत छोड़ना। मगर मेरा दिल नहीं माना। मेरे दिल ने कहीं ना कहीं ये बात आती रहती थी कि मेरी माँ जो मुझसे कह सकती है वह मेरी पत्नी से नहीं कह सकती। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और खुद अपनी माँ की सेवा करने लगा। मेरी माँ जब तक जिंदा रही मैंने शायद ही कोई रात घर के बाहर गुजारी होगी। मैंने 24 में से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम खोला था जिस पर मेरे नौकर बैठते थे। मैं सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। ऊपर वाले ने मुझे माँ की सेवा करने के बदले में इतनी दौलत दी थी कि मेरे पास आज 7 शोरूम हैं। आज हिंदुस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्री है। आज मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ती है। दोनों बेटों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा बिजनेस खुद संभाल रखा है। मेरी औलाद इंतज़ार करती रहती है कि कब उनके पापा कोई हुक्म दें और वह उस काम को पूरा करें। कुछ साल के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ अमेरिका अपनी बेटी से मिलने गया तो बेटी ने कहने पर हम ओल्ड होम चले गए। वहाँ पर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति था जिसकी शक्ल देखते ही मैंने उसे पहचान लिया कि वह मयंक है। मयंक को देखकर मैं हैरान रह गया। हिंदुस्तान में उसका रौब, उसकी शानो शौकत थी जो अब अमेरिका में ख़त्म हो चुकी थी। वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वह मुझे नहीं पहचान पाया। ओल्ड होम की सिक्योरिटी से पूछने पर पता चला कि उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया है। उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने को कह गया था। ओल्ड होम से वापसी पर थक कर हम एक होटल पर ठहरे तो मेरी बेटी और पत्नी ने मेरे हाथ पांव दबाना शुरू कर दिए। मैं बेटी को देखकर सोच रहा था कि वाकई जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे फिर वैसा ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। जैसा कि आप लिखेंगे
कल आपकी औलाद आपको भी वैसा ही पढ़कर सुनाएगी। और मैंग की हालत ने मेरी इस सोच को सच साबित कर दी थी। क्यों दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।